हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम द यूनिट 3 ऑफ द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है एम्बिग्यूटी, देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है रिमूवल ऑफ नल, देन रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, देन रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। थर्ड हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स, 2 टाइप्स की होती है, एक है CNF और एक है GNF। लास्ट हमने जो टॉपिक्स अपने कवर किए हैं पर्टिकुलर यूनिट 3 के, वो कौन कौन से हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, देन हमने पढ़ी थी डेरिवेशन ऑफ ट्री। उसमें 2 पार्ट्स थे, एक थे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक थी राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो पहला टॉपिक हमारा आज का है ambiguous and ambiguity. A grammar G is said to be ambiguous if the grammar produce more than one parser tree for same string. एक ग्रामर G ambiguous तब होगी जब वो प्रोड्यूस करे मोर देन वन पार्सर ट्री पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के लिए, चाहे वो लेफ्ट के लिए 2 ट्रीज बना दे या राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए 2 ट्रीज बना दे। इससे ज्यादा या 2 ट्रीज बना दिए तो वो क्या कहलाई जाएगी, एम्बिग्यूटी। An ambiguous grammar is that produce more than one leftmost और rightmost derivation for same string। यही मैंने आपको अभी बताया कि जब leftmost derivation के 2 पार्सर ट्री बने या फिर rightmost derivation के 2 पार्सर ट्री बने या उससे ज्यादा बने तो वो क्या कहलाई जाती है, ambiguity। नाउ नोट करने के लिए क्या चीज है, पहला है a grammar G is unambiguous if there exists exactly one parser tree। अगर सिर्फ एक पार्सर ट्री बन रहा है या तो लेफ्ट डेरिवेशन के लिए या राइट डेरिवेशन के लिए, तो वो क्या कहलाई जाती है, अनएम्बिग्यूअस। सेकंड है इफ अ ग्रामर जी इज एम्बिग्यूअस इट डज नॉट मीन लैंग्वेज इज ऑल्सो एम्बिग्यूअस। अगर एक पर्टिकुलर ग्रामर एम्बिग्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लैंग्वेज ही एम्बिग्यूअस होगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी प्रोडक्शन 3 प्रोडक्शन हमें दी है। एक दी है E derives E plus E, सेकेंड दी है E derives E into E, थर्ड प्रोडक्शन है E derives ID। ये हमें दे दी। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो कि है ID plus ID into ID। तो पहली पर्टिकुलर अगर हम डेरिवेशन निकालेंगे लेफ्ट मोस्ट के लिए, अब हमें चेक करना है या तो आप राइट मोस्ट के लिए 2 डेरिवेशंस निकाल दें या फिर राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट के लिए। तो हमने क्या करा, हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए ही 2 पार्सर ट्री निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो आए तो वो एम्बिग्यूटी होगी, अगर नहीं आए तो वो क्या होगी, अनएम्बिग्यूटी। तो पहली स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करा, E डिराइव्स E प्लस E लिया प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसमें हमने करा E को ID बना दिया इस प्रोडक्शन से, और दूसरा जो ई था उसको हमने चेंज कर दिया ई इंटू ई में, थर्ड स्टेप में। देन अब हमें चाहिए आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो हमें इन दोनों ई को भी आईडी बनाना होगा, और वो हम कैसे बनाएंगे, रिप्लेस करके ई को किससे, आईडी से, जो कि हमें प्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो सिंपली हमने सेटिस्फाई कर दी स्ट्रिंग और हमें मिल भी गई। इसी का हम पार्सर ट्री बना देंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कैसे बनाते हैं, तो ये आप खुद बना के देख लेंगे। देन हम सेकंड टाइप से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकाल के देखेंगे, अगर निकल गया तो वो एम्बिगुअस होगा वरना नहीं। तो देखते हैं कि हम उसको डिराइव कर पाएंगे या नहीं। हमने लिया, अभी पहले लिया था हमने ई प्लस ई, अब हम लेके देखते हैं ई इंटू ई, क्या हमारा सही होगा या नहीं। तो हमने ले ली पर्टिकुलर प्रोडक्शन, देन हमने फिर वही करा, पहला जो ई था उसको फिर से चेंज करा किसमें, ई प्लस ई प्रोडक्शन में। तो हमारे पास तीनों ई आ चुके हैं और साइन भी हमारे वही है, पहले प्लस आ रहा है देन इनटू आ रहा है, ठीक है। तो हम एक एक करके लेफ्ट मोस्ट से एक एक पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल हटाते जाएंगे। तो पहला नॉन टर्मिनल ये वाला ई है, तो इसकी जगह हमने ये वाला आईडी रख दिया। देन फोर्थ स्टेप में हमने सेकंड ई जो हमारे पास था उसको हमने चेंज कर दिया, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये प्लस साइन आएगा। देन लास्ट ई जो है वो हमने लास्ट स्टेप में चेंज कर दिया और हमारे पास पर्टिकुलर स्ट्रिंग आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए मोर देन वन पार्सर ट्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एम्बिगुअस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करके देखने हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। In CFG, sometimes all the production rules and symbols are not needed for the derivation of string। इन्होंने बोला कि कभी-कभी क्या होता है कि सारी प्रोडक्शंस के लिए सारे सिंबल्स का होना स्ट्रिंग के लिए जरूरी नहीं होता। तो बिसाइड दिस
देयर मे ऑल्सो बी सम नल प्रोडक्शंस। तो कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर सिंबल्स तो यूज हो जाते हैं डेरिवेशन के लिए, बट नल प्रोडक्शंस या फिर यूनिट प्रोडक्शंस भी यूज होता है। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में L1 में देखा था कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन एप्सिलॉन भी था या फिर कभी कहीं पे था ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से एलिमिनेट ऑफ दीज प्रोडक्शन और सिंबल इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। और इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए, जो प्रोडक्शन इन एलिमिनेशन करने के लिए इन प्रोडक्शंस का किसका यूज किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होता है। पहला, ईच वेरिएबल एंड ईच टर्मिनल ऑफ G अपीयर्स इन द डेरिवेशन ऑफ सम स्ट्रिंग इन L। सेकेंड पॉइंट है, देयर शुड बी देयर शुड नॉट बी एनी प्रोडक्शन x derives y where x and y are non terminal। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, डायरेक्ट टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इफ एप्सिलॉन इज नॉट इन द लैंग्वेज L देन देयर इज नो नीड ऑफ द प्रोडक्शन x डिराइव्स एप्सिलॉन। अगर वहां पर लैंग्वेज में कोई नीड नहीं है एप्सिलॉन की, तो कोई भी प्रोडक्शन वहां पर ना हो। समझ में आया? देन हम देखते हैं कि इनको डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है। एक ग्रामर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है रिमूव यूजलेस सिंबल, दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, देन थर्ड है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। हम पढ़ते हैं रिमूव ऑफ यूजलेस सिंबल्स। रिमूवल कैसे होगा यूजलेस सिंबल्स का। इफ द प्रोडक्शन हैविंग यूजलेस सिंबल्स, रिमूव दैट प्रोडक्शन। एनी सिंबल इज यूजलेस व्हेन इट अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड इन द प्रोडक्शन रूल एंड जनरेट्स सम टर्मिनल स्ट्रिंग। हम कैसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो सिंबल है वो यूजफुल है, जब वो राइट हैंड साइड पे अपीयर हो किसी भी प्रोडक्शन के, ठीक है, और जनरेट क्या करे, टर्मिनल स्ट्रिंग। इफ नो सच डेरिवेशन एग्जिस्ट देन इट्स सपोज टू बी यूजलेस। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाया जाएगा, यूजलेस सिंबल। तो देखते हैं क्वेश्चन से कि हम कैसे फाइंड करते हैं यूजलेस सिंबल को रिमूव करना। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें ग्रामर दे दी, ठीक है, उसमें VN हमें दिया हुआ है STX कैपिटल लेटर्स में, सिग्मा हमें 0,1 और S हमें क्या दी हुई है 0T या 1T या फिर 0 या 1, ठीक है, या फिर X, और T हमें क्या दिया हुआ है 0 0। ठीक है, दो रूल्स है हमारे पास, या तो आप इनको रूल्स बोल दीजिए या कुछ भी, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे, देखो S के प्रोडक्शन कितने हैं, एक तो 0T है, एक है 1T, एक है 0, एक है 1 और एक है X। तो टोटल 5 हमारे प्रोडक्शन है S के। तो वो हमने ऐसे लिख लिए, पहला प्रोडक्शन ये है, दूसरा प्रोडक्शन ये, तीसरा ये, एंड फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अब क्या करो, देखो अब आपके पास इनमें अगर आप देखोगे तो जो हमें नॉन टर्मिनल्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर एस के प्रोडक्शन में, टी दिया हुआ है, ठीक है, तो टी का हमें प्रोडक्शन दिया हुआ है 0 0। अगर हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आया S0 0। तो ये हमारा कांस्टेंट बन रहा है। उन्होंने अभी मैंने ऊपर पढ़ा था तो उसमें बोला था कि कांस्टेंट्स अगर बन रहे हैं तो वो हमारी क्या है, यूजफुल सिंबल्स है हमारे लिए। तो इसमें तो देखो कांस्टेंट ही बचे, नॉन वेरिएबल नॉन टर्मिनल्स तो नहीं बचे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रोडक्शन यूजफुल हो गया। देन सेकंड प्रोडक्शन पे जाते हैं जो कि है 1T। अब टी को फिर से रिप्लेस कर दो 0 0 से, तो 1 0 0 बना और ये कांस्टेंट है तो ये यूजफुल हुआ। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनल्स नहीं है इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ सिंगल 0 है और इस वाले में भी सिंगल 1 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली यूजफुल है। जो फिफ्थ है प्रोडक्शन हमारी, वो है एस की क्या है, एक्स में, और एक्स हमारा जो है वो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे सॉरी यूजलेस कर देना। देन इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी न्यू प्रोडक्शन नहीं है एक्स का, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करते ही हमारी जो रिड्यूस ग्रामर बनी वो क्या बनी, ये 0T 1T 0 1, ये हमारी न्यू प्रोडक्शन है। VN हमारा क्या हुआ, एक्स हटा दिया हमने तो हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स बचे, उसको हमने लिख दिया ST। देन सिग्मा हमारे क्या थे, मतलब कॉन्स्टेंट्स 0 और 1, और S हमारा क्या था, स्टार्टिंग सिंबल। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमें क्या करना हो, यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करना हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड CFG विद नॉन यूजलेस सिंबल इक्विवेलेंट टू। एस हमें दिया हुआ है कैपिटल A कैपिटल B या फिर सी कैपिटल C कैपिटल A। तो दो प्रोडक्शन हो गई एस की। देन बी की भी हमारी दो प्रोडक्शन है, ए की हमारी एक प्रोडक्शन है और सी की भी हमारी दो प्रोडक्शन है। अब क्या करो, आप एस की, बी की और ए की सबकी प्रोडक्शन एक एक बार लिख लो। देखो एस की हमने लिखी AB, एस की हमने लिखी CA। अब देखो क्या हम ए और बी को रिप्लेस करके हम हटा सकते हैं दोनों नॉन टर्मिनल्स। अगर हमने हटा दिए
तो जो हमारा सिंबल होगा वो होगा यूजफुल, और अगर हम उसको नहीं हटा पाए तो वो हो जाएगा यूजलेस। देखते हैं, ट्राई करते हैं। एस हमारा था ए बी, ठीक है, तो हमने क्या करा, ए को हटाया और उसकी जगह ए पुट कर दिया, स्मॉल ए, क्योंकि हमें प्रोडक्शन दी हुई थी ए की। देन बी हमारे पास ऐसे ही रहा। अब बी की प्रोडक्शन देखते हैं, कहीं पे हमारे पास कांस्टेंट है प्रोडक्शन में? नहीं है हमारे पास। हम चाहे एसी यूज कर ले चाहे ए बी, फिर भी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स रहेंगे रहेंगे, तो वो ये वाली प्रोडक्शन जो हो गई हमारे लिए यूजलेस हो गई। देन आते हैं अपनी सेकंड प्रोडक्शन पे, जो कि है एस इक्वल्स टू सी ए। अब सी ए को फिर से कन्वर्ट करो। सी, अब देखो, एस से हमारे पास कांस्टेंट आ गए, एक न्यू प्रोडक्शन हमें मिली जिसमें राइट साइड में कांस्टेंट थे, तो ये हो गई हमारी यूजफुल। ऐसे बी के लिए चेक करो, अगर हम बी या सी को हटाते हैं तब भी हमारे पास टर्मिनल्स नहीं आएंगे, हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा टर्मिनल्स का और नॉन टर्मिनल्स का, जो कि हमारे लिए यूजलेस है, तो हमने उसको यूजलेस कर दिया। देन हमारे पास एक और क्या थी, एक और प्रोडक्शन थी बी की, वो हमने करके देखी, वो भी हमारी यूजलेस है। देन हमारे पास ए और सी था। ए और सी की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, ए की हमारे पास, ए हमारे पास स्मॉल ए है, उसकी प्रोडक्शन, तो ये हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है। अब सी की देखें तो दो प्रोडक्शंस थी, एक थी स्मॉल ए कैपिटल बी, एक थी स्मॉल बी, तो हमने स्मॉल बी वाली को करा और उसको हमने क्या बना दिया, यूजफुल। सॉरी, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा यूजफुल। तो हमारे पास न्यू प्रोडक्शंस आई, हमारे पास कितनी प्रोडक्शंस है, तीन। एक तो बनी हमारे पास एस गिव्स सी ए, एक है ए गिव्स ए और सी गिव्स बी, ये तीन हमारी न्यू प्रोडक्शंस है। एस हमारी स्टार्टिंग सिंबल है। वीएन में हमारे पास सिर्फ तीन बचे नॉन टर्मिनल्स, कौन कौन से, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल सी, और सिग्मा कांस्टेंट हमारे ए कॉमा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप वीडियो को पॉज करके करके देख लीजिए। हम अपने पहुंचते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है हमारा एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन या फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ये कैसे करते हैं, इफ CFG non-terminal variables or symbols is is nullable variable। अगर CFG जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल है या फिर नल एबल वेरिएबल जिसमें नल का भी यूज हो, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ए बिलोंग्स ए डिराइव एप्सिलॉन और देयर इज अ डेरिवेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड लेट्स टू एप्सिलॉन, मतलब अगर कोई नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन हो रहा है एप्सिलॉन से, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है, इसको कैसे हटा सकते हैं, तो इसके पर्टिकुलर दो स्टेप है। पहला स्टेप है फाइंड आउट ऑल द नल प्रोडक्शन एंड देन फाइंड आउट ऑल नलेबल वेरिएबल। If it directly produce A derives epsilon or after some steps it generates null, then that variable is called nullable variable। अगर या तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ हो कि इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल से एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर काफी सारे स्टेप्स प्रोड्यूस करके हमें पता चले कि हम नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नलेबल वेरिएबल कहलाया जाता है। Step 2. After finding null variable, go to RHS of every variable and where that variable is present। अब जब हम null variable find कर लेते हैं कि या तो किसी में एप्सिलॉन दिया हुआ हो या फिर हमने प्रोड्यूस कर लिया हो, तो उनके RHS साइड जाते हैं। ठीक है, राइट दैट विद इट और विदाउट इट्स, विच मीन्स या तो ए जो है वो विद नल है या फिर विदाउट नल। ठीक है, और तो उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन करें, तो समझते हैं क्वेश्चन करके कि हम कैसे एक नल प्रोडक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड रिमूव नल प्रोडक्शन। तो हमें प्रोडक्शंस कितनी दी हुई हैं, 6 प्रोडक्शन दी है। एस की हमारे पास क्या प्रोडक्शन है, कैपिटल ए बी ए सी। देन ए की दो प्रोडक्शन है, एक है एप्सिलॉन और एक है स्मॉल ए कैपिटल ए। बी की भी हमारे पास दो प्रोडक्शन है, एक है एप्सिलॉन और एक है स्मॉल बी कैपिटल बी। फिर है हमारी सी की एक प्रोडक्शन जो कि है स्मॉल सी। तो क्या करना है, पहले इफ वी रिप्लेस नॉन टर्मिनल इन एस बाय यूजिंग वैल्यू वन बाय वन वी गेट। अगर हम एक एक बार रिप्लेस करें एस प्रोडक्शन में वैल्यूज को, तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो पहला जो प्रोडक्शन है वो तो एज इट इज रहेगा, क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी। देन हम देखते हैं एस में जब हम ए को एप्सिलॉन कर दें तो हमें क्या न्यू प्रोडक्शन मिलेगी, बी कॉमा ए कॉमा सी, तीनों ही कैपिटल में मिलेंगे। देन हम अगर बी को एप्सिलॉन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एस कैपिटल में कैपिटल ए डब और कैपिटल सी। देन अगर हम ए को दोबारा से एप्सिलॉन कर दें
थर्ड वाले ए को एप्सिलॉन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर हम क्या करते हैं, सी को तो हम स्मॉल सी बना दें, देन या और ए और बी को हम क्या कर दें, एप्सिलॉन। तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्शन आएगी, क्या आएगी, कैपिटल ए और स्मॉल सी। ठीक है, बाय यूजिंग ए को एप्सिलॉन कर दो दोनों को, और सी को हम स्मॉल सी बना दे, तो हमारे पास न्यू प्रोडक्शन क्या बनेगी, कैपिटल बी और स्मॉल सी। और फिर एक बार क्या करें, ए और बी दोनों को ही एप्सिलॉन कर दे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल सी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 न्यू प्रोडक्शन आई, किसकी, एस नॉन टर्मिनल की। अब हमारे पास बचा ए टर्मिनल, ए नॉन टर्मिनल और बी नॉन टर्मिनल। इनका क्या, अगर हम एप्सिलॉन हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगी, न्यू प्रोडक्शन स्मॉल ए, और बी के लिए क्या बचेगी, स्मॉल बी। तो ये हमारी न्यू प्रोडक्शंस आ गई। तो हम लास्ट के स्टेप में क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो नई प्रोडक्शंस है एस की वो ये है। ए की जो न्यू प्रोडक्शन थी, हमने नल को हटा दिया, और हमारे पास क्या आ गई, न्यू प्रोडक्शन आ गई बी की और ए की, और सी की हमारी प्रोडक्शन सेम एज इट इज रही। अब आप पूछोगे कि मैम हमने एप्सिलॉन हटा के ए में कैप स्मॉल ए क्यों कर, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करके निकाल रहे थे तो हमारे पास आंसर क्या आया था, न्यू प्रोडक्शन का, ये वाला प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन आया था हमारे पास, और बी में हमारे पास स्मॉल बी आया था, इसीलिए हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्शन भी लिख दी ए और बी की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, ये आप करके देखिएगा, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम अपने थर्ड टाइप पे चलते हैं, जब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यूनिट प्रोडक्शन को। यूनिट प्रोडक्शन मतलब जब एक पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल से दूसरे पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल पे जा रहे हो। अगर हमारे पास ऐसी प्रोडक्शन है और दोनों नॉन टर्मिनल्स किससे बिलोंग करते हैं, वीएन से, तो उनको हम हटाएंगे कैसे, ये देखना है हमें। तो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, द यूनिट प्रोडक्शन आर द प्रोडक्शन इन विच वन नॉन टर्मिनल गिव्स अनदर नॉन टर्मिनल, मतलब अल्फा गिव्स बीटा, एंड अल्फा बीटा दोनों किससे बिलोंग करें, वीएन से। तो नोट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है। पहला है, ओनली वेरिएबल टू वेरिएबल प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड। अगर नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन है तो उसी को कंसिडर करा जाएगा यूनिट प्रोडक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट है, स्मॉल लेटर्स एंड मोर देन वन वेरिएबल इन प्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड। अगर स्मॉल लेटर्स या फिर एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स वहां पर हैं पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अंदर, तो उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड प्रोड्यूस सेम लैंग्वेज बिफोर एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट वेक्टर। जो लैंग्वेज हमें क्वेश्चन में दी हुई है वही हमको प्रोड्यूस करनी है आफ्टर रिमूवल ऑफ नल वेक्टर्स। वेक्टर यूनिट प्रोडक्शंस को हटाने के बाद कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। इन 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब भी हम रिमूवल करते हैं यूनिट प्रोडक्शन का। तो क्वेश्चन करें, हमें दी हुई है एस की प्रोडक्शन ए बी, ए की प्रोडक्शन स्मॉल ए, बी की प्रोडक्शन 2 है, एक तो कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी। देन सी की प्रोडक्शन हमें डी दी हुई है, डी की ई प्रोडक्शन है और ई की क्या है, ए प्रोडक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, सो यूनिट वेरिएबल्स आर, तो यूनिट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, जब एक नॉन टर्मिनल से दूसरे नॉन टर्मिनल पे प्रोडक्शन हो। तो 3 है हमारे पास, बी से सी से डी और डी से ई। तो अगर हम ग्राफ में देखें, ग्राफ बनाए इसका, तो कैसे बनेगा, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी से ई, और ई की वैल्यू हमें क्या है प्रोडक्शन में, ए। तो अगर आप इस ग्राफ से देखो तो हम क्या करें, हम रिप्लेस कर सकते हैं बी सी डी को किससे, ए से। तो हमारे पास 3 नई यूनिट प्रोडक्शंस बनेंगी। दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस ऑल द प्रोडक्शंस एज, पहली प्रोडक्शन हमारी एस की क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये एज इट इज रहेगी। देन ए की प्रोडक्शन हमारे पास स्मॉल ए दी हुई थी। देन बी की प्रोडक्शन हमारे पास क्या थी, या तो कैपिटल सी थी या स्मॉल बी। तो हमने क्या करा, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि हम बी की जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल ए कर सकते हैं, जहां, अब देखो, ई की हमारे पास ए थी, ठीक है, तो डी बिलोंग कर किससे कर रहा था, ई से कर रहा था, हमने चेंज कर दिया, डी की भी ए कर दी, सी की भी ए प्रोडक्शन कर दी, और जहां बी की प्रोडक्शन कैपिटल सी थी और कैपिटल सी की वैल्यू क्या थी, ए, तो हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ए कर दिया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितनी न्यू 3 यूनिट प्रोडक्शन बनी, ये 3, तो इन 3 को हम हटा सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो न्यू हमारी प्रोडक्शंस आई वो क्या आई, एस डिराइव्स ए बी, ए डिराइव्स स्मॉल ए, बी डिराइव्स स्मॉल ए और या फिर स्मॉल बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और करते हैं। पहली प्रोडक्शन हमें दी हुई है स्मॉल ए कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी।
ए की 2 प्रोडक्शंस है, ऐसे ही बी की 2 प्रोडक्शंस है। तो हमने यूनिट प्रोडक्शंस निकाली। यूनिट प्रोडक्शंस कितनी दी हुई हैं? एस से कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी से कैपिटल ए। 2 प्रोडक्शंस हमें दी हुई है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो ऐसा बनेगा। इतना आपको समझ में आया? देन क्या है? दैट मीन्स वी रिप्लेस ऑल प्रोडक्शंस एंड दैट आर अब हमने क्या करा, ये तीनों सेम है तो इनकी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो एस की प्रोडक्शन थी वो क्या थी? स्मॉल ए कैपिटल ए। अगर हम कैपिटल ए को हटा दें, ठीक है, और उसकी जगह हम पुट करें बी ए स्मॉल बी ए या फिर डबल बी ए, तो हमारे पास न्यू प्रोडक्शंस क्या बनेगी एस की? या तो सिर्फ ए बनेगी, ठीक है, या फिर डबल बी ए बनेगी, या फिर बी ए, या फिर डबल बी। ये 4 प्रोडक्शंस हमारी न्यू बनेंगी जब हम रिप्लेस करेंगे ए को या फिर बी को। फिर देखते हैं ए की एज इट इज रहने वाली है। देन हम आते हैं बी पे। बी में हमारे पास क्या था? डबल बी ए प्रोडक्शन, वो हमने एज इट इज ऐसे लिख दी। फिर हमारे पास क्या वैल्यू थी प्रोडक्शन की? ए। और ए की हमें वैल्यूज क्या दी हुई है? वो दोनों हमने इसमें दोबारा से लिख दी। तो हमारे पास बी की अब 3 प्रोडक्शंस हो गई। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द न्यू प्रोडक्शंस आर, देखो बी तो सेम एज इट इज है जैसा हमारा एस में आ रहा है, तो इसको अगर हम हटा दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ 2 प्रोडक्शंस बची लास्ट में, एक एस की बची और एक बची ए की। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको करके देखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सीएफजी। है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम सीएनएफ भी बोल सकते हैं, या फिर आएगी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, जो कि होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जीएनएफ, ठीक है। तो पहले आते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पे। A context-free grammar is said to be CNF if all its production rules are of types। अब एग्जाम्पल देखो, ए से प्रोडक्शन हुई स्मॉल ए, तो ये हमारा पहला टाइप सेटिस्फाई कर रही है। देन सेकंड है हमारी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये हमारी सेकंड जो टाइप है उसको सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही अगर सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो एस बिलोंग्स टू बी ए या फिर स्मॉल ए, बी बी बिलोंग्स टू स्मॉल ए और ए बिलोंग्स टू बी। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? दोनों रूल्स को। पहला रूल है नॉन टर्मिनल से टर्मिनल प्रोडक्शन हो या फिर नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल पे प्रोडक्शन हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब देखते हैं किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो एल्गोरिदम उसकी क्या है? टू कन्वर्ट सीएफजी टू सीएनएफ। स्टेप 1 हमारा है इफ स्टार्ट सिंबल अकर्स ऑन आरएचएस of production rule, create a new start symbol s dash and a new production as s dash produce s। अगर जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है वो आरएचएस में है तो हम क्या करेंगे? एक न्यू स्टार्ट सिंबल बनाएंगे एस डैश, और न्यू प्रोडक्शन लिखेंगे जो कि होगी एस डैश गिव्स एस। सेकेंड स्टेप है हम क्या करेंगे? रिमूव नल प्रोडक्शन। स्टेप 3 में रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। और स्टेप 4 हमारा क्या है? इफ आरएचएस है प्रोडक्शन कंटेन मोर देन 2 वेरिएबल्स। अगर आरएचएस जो है प्रोडक्शन का वो कंटेन करे मोर देन 2 वेरिएबल्स, देन 2 कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वेरिएबल। तो क्या होता है कि दो एक साथ आने वाले वेरिएबल्स उनको रिप्लेस कर सकते हैं आप न्यू वेरिएबल से। हम जिस कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें क्या हुआ, एक प्रोडक्शन दी हुई है ए गिव्स एक्स वाई जेड। तो देखो अब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है आरएचएस में, तो हमने क्या करा, 2 टाइप से आप इसको लिख सकते हो, या तो ये या फिर ये। तो पहले इसको देखते हैं। ए से तो पहली प्रोडक्शन है हमारी ए बिलोंग्स टू एक्स पी, हमने लिया तो हमने जो पी है वो न्यू वेरिएबल चुन लिया, ठीक है। तो अब पी से हमने क्या प्रोडक्शन ली? वाई जेड। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए से हमने प्रोडक्शन करी पी जेड, और फिर पी से प्रोडक्शन क्या कर दी? एक्स वाई। मतलब देखो एक्स वाई को हमने सेकंड वाले में हमने एक्स वाई को पी माना और जेड को जेड ही रहने दिया, और पहले वाले में हमने क्या करा था? वाई जेड को पी मान लिया और एक्स को सेम रहने दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन आते हैं स्टेप 5 पे। If RHS of production contain combination of terminal and variable, then each terminal symbol is replaced by new variable। अगर फोर्थ स्टेप में क्या था कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव वेरिएबल्स हैं तो उनको हम एक न्यू वेरिएबल से चेंज कर लेंगे। लेकिन स्टेप 5 में क्या बोला? अगर आरएचएस में हमें
कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टर्मिनल और वेरिएबल्स का, तो हम पर्टिकुलर एक एक सिंबल को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वेरिएबल से। देखो जैसे एग्जांपल में ए का प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी, तो हमने क्या करा, ए को हमने न्यू प्रोडक्शन दी एक्स बी, मतलब ए की प्रोडक्शन हमने किससे करा दी, एक्स से। तो हमारे पास ये दो अलग अलग आ गए। अब कन्वर्ट इक्विवेलेंट सीएनएफ फॉर द गिवन सीएफजी, सीएफजी को कन्वर्ट करना है सीएनएफ में। तो हमारे पास प्रोडक्शन दी हुई है एस की कितनी, 4 प्रोडक्शन है। एक है स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल ए, देन है स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल बी, थर्ड है स्मॉल ए, फोर्थ है स्मॉल बी। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सिंस एस अपीयर्स इन आरएचएस वी एड न्यू प्रोडक्शन वी हैव। अब देखो एस जो है हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है वो हमारा आरएचएस में भी आ रहा है, तो हमने स्टेप 1 में क्या करा था, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टार्टिंग सिंबल डिफाइन करेंगे जो कि होगा एस डैश, और एक न्यू प्रोडक्शन बनाएंगे एस डैश से क्या, एस। तो वो क्या होगा, नॉट सीएनएफ है अभी तक के लिए। देन हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन उन्होंने दी हुई थी हमने वो लिखी, थर्ड प्रोडक्शन हमने लिखी, फोर्थ हमने वही लिखी जो हमें दी हुई है, और हमने फिफ्थ लिखी। अब आप पूछोगे कि हमने इनमें नॉट इन सीएनएफ नॉट इन सीएनएफ क्यों लिखा और इनमें सीएनएफ क्यों लिखा। देखो इन दोनों में कॉन्स्टेंट्स हैं ना कि वेरिएबल्स, तो हमने क्या कर दिया, इनको सीएनएफ सीएनएफ कर दिया। बट इन तीन जो प्रोडक्शन है एस की, एक तो एस डैश की और एक एस की जो जिसमें एस भी इन्वॉल्व है आरएचएस में, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमने उनको क्या लिखा, सीएनएफ। कंडीशन अभी ऊपर पढ़ी थी हमने दो, एक तो या तो नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल हो, या फिर नॉन टर्मिनल से पर्टिकुलर एक वेरिएबल, बट इसमें कॉम्बिनेशन है, तो अगर कॉम्बिनेशन आता है तो वो सीएनएफ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कोई नल या यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया नो नल यूनिट प्रोडक्शन। देन वी फाइंड अ प्रोडक्शन एस वेयर आरएचएस कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये दो प्रोडक्शंस हैं एस की जिसमें कॉम्बिनेशन है किनका, वेरिएबल्स का एंड टर्मिनल्स का। तो हम स्टेप 5 अप्लाई करेंगे जिसमें बोला गया था अगर कहीं पे भी कॉम्बिनेशन मिले वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का, तो उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे न्यू वेरिएबल से। तो एस हमारे पास क्या होगा, ए एक्स, ठीक है, और एस क्या होगा, बी वाई। अब हमने ले लिया, देन एक्स को क्या मान लो, एस ए, और वाई को क्या मान लो, एस बी। देन ए को हमने ए माना हुआ है स्मॉल ए, और कैपिटल बी को स्मॉल बी। ये हमारे पास न्यू वेरिएबल्स बने। देन फाइंड प्रोडक्शन सेट वी ऑब्टेन इज एज फॉलोज। आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्शन, अब ये हमें प्रोडक्शंस मिल गई, तो हमें जो न्यू प्रोडक्शंस मिली वो क्या है, एस एस डैश हमें क्या मिला, ए एक्स या फिर बी वाई, और एस हमें क्या मिला, ए एक्स बी वाई या फिर ए या फिर बी। एक्स की प्रोडक्शन एस ए, वाई की प्रोडक्शन एस बी, ए की प्रोडक्शन स्मॉल ए और बी की प्रोडक्शन स्मॉल बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं, इनको प्लीज सॉल्व करके देखिएगा। इनके हम सॉल्यूशंस आपको चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप कोई हमें सजेशंस देना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए।